दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है मैकग्रूबर, जो कि 2010 में आई थी। इस मूवी का हीरो विल फॉर्ट है, जिसे हम सब टैंडी या फिर फिल मिलर के नाम से जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब हम कुछ रशियन सैनिकों को मरा हुआ देखते हैं, जिसके काफिले में कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। तभी वहाँ पर आतंकवादियों का बॉस कंठ आता है। आतंकवादी उसे हथियार दिखाते हैं जिसे रशियन सैनिकों का काफिला लेकर जा रहा था। तभी एक सैनिक जो कि अभी भी जिंदा होता है, वह कंठ को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि प्लीज इस हथियार को मत ले जाओ, यह हथियार बहुत ही खतरनाक है। पर आतंकवादी उसकी बात नहीं मानते और बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आ रही है। इसके बाद आतंकवादी उस रशियन सैनिक को गोली मार देते हैं। फिर हम अपने हीरो मैकग्रूबर से मिलते हैं, जो कि एक पूर्व सैनिक था, अमेरिका का असली नायक, विस्फोटक विशेषज्ञ और एक सच्चा प्रेमी था। पर जब से उसकी प्रेमिका की मौत हुई थी, तब से वह इन सब कामों से रिटायरमेंट ले चुका था। दरअसल जब उसकी शादी होने वाली थी एक बुढ़िया से, तभी वहाँ पर एक बम ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से उसकी प्रेमिका की वहीं पर मौत हो जाती है। पर हमारा हीरो मैकग्रूबर बच जाता है, पर वह इस दुख को सह नहीं पाता और सब कामों से रिटायरमेंट ले लेता है। और आज 10 साल बाद कर्नल जिम उससे मिलने के लिए आता है, क्योंकि देश को उसकी ज़रूरत थी। मैकग्रूबर उससे पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा, जिसके जवाब में कर्नल कहता है कि तुम भूल जाते हो कि मैंने तुम्हें वह सब कुछ सिखाया है जो कुछ तुम जानते हो। मैकग्रूबर कहता है सब कुछ नहीं। फिर वह कर्नल को कहता है कि आप यहाँ पर जिस भी काम के लिए आए हैं मैं वह नहीं कर सकता। कर्नल उसे बताता है कि 2 दिन पहले जब रूसी सैनिकों का काफिला X5 परमाणु वॉरहेड को लेकर जा रहा था, तभी आतंकवादियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उस वॉरहेड को अपने कब्जे में ले लिया और तस्करी कर अमेरिका लेकर आए हैं और अब उनका निशाना अमेरिका है। पर हमारा हीरो बोलता है कि मैं क्या करूं? कर्नल कहता है कि देश को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। पर जब हमारा हीरो मैकग्रूबर नहीं मानता, तो कर्नल उसे बताता है कि इन सब के पीछे कंठ है, जिसने तुम्हारी प्रेमिका केसी को मार दिया था और तुम्हारे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। यह कहकर कर्नल वहाँ से चला जाता है। रात में सोते हुए मैकग्रूबर सपना देखता है जिसमें वह केसी से शादी कर रहा था। तभी कंठ एक बम ब्लास्ट करके केसी को जान से मार देता है। तभी अचानक मैकग्रूबर जागता है। उसके आंखों के सामने कंठ की तस्वीर होती है, जिसे उसने दीवारों पर खुद लगाया था, जिसे देखकर वह जोर से चिल्लाता है। फिर वह कब्रिस्तान आता है जहां पर केसी को दफनाया गया था। उसके बगल में एक और कब्र होता है मैकग्रूबर का, जहां पर उसने खुद को दफनाया था। मैकग्रूबर कब्र को खोद कर बाहर निकालता है और उसे खोलता है। उसके अंदर उसका कपड़ा और घड़ी होता है, जिसे वह फटाक से पहन लेता है। फिर वह एक लॉकर को खोलता है जिसमें पासवर्ड लगा हुआ था। उसके अंदर एक चाबी होता है, जिसे लेकर वह कर्नल के पास जाता है और बोलता है कि मैं आपकी मदद करूंगा। कर्नल मैकग्रूबर को देखकर बहुत ही खुश होता है और सिचुएशन के बारे में बताता है और कहता है कि कंठ अब दुनिया की नज़रों में बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन है और उससे पूछताछ करना इतना आसान नहीं होगा बिना सबूत के। इसके बाद वह बोलता है कि उसने दुनिया की सबसे खतरनाक टीम बनाई है, खतरनाक किलर के साथ मिलकर। और अंत में कर्नल उसे बताता है कि एक ही चीज़ हमारे फेवर में है, परमाणु बम एक्टिवेट करने का कोड, जो कि कंठ के पास नहीं है और उसे पाने से हमें उसे रोकना होगा। मैकग्रूबर कहता है कि यह सही समय है टीम बनाने का। कर्नल उसे लेफ्टिनेंट पाइपर को अपनी टीम में शामिल करने को कहता है, पर मैकग्रूबर उसे मना कर देता है, यह कहते हुए कि लेफ्टिनेंट पाइपर उसके टीम के लायक नहीं है, और वहां से चला जाता है अपनी गाड़ी लेने के लिए, जिसका नंबर था MC1। फिर वह अपने दोस्तों के पास जाता है और अपनी टीम को इकट्ठा करता है। इस टीम में एक इंडियन आर्मी भी होता है, जिसे हम द ग्रेट खली के नाम से जानते हैं। और अंत में वह विकी के पास जाता है, जो कि केसी की दोस्त थी। वह बोलती है कि तुम जिंदा हो? मैकग्रूबर बोलता है कि हाँ। दरअसल दुनिया की नज़रों में मैकग्रूबर पहले ही मर चुका था, पर ऐसा था नहीं, वह जिंदा था। मैकग्रूबर विकी को बताता है कि वह टीम बना रहा है और उसे अपने टीम में शामिल होने को कहता है और बोलता है कि हम कंठ से केसी के मौत का बदला ले सकते हैं। पर विकी उसे मना कर देती है, यह कहते हुए कि अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ संगीत है। मैकग्रूबर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम बाद में शामिल होना चाहो तो तुम आ सकती हो। दूसरी तरफ हम कंठ को देखते हैं अपने अड्डे में। उसका साथी उसे बताता है कि परमाणु बम एक्टिवेट करने का कोड कुछ दिनों में हमारे पास होगा। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग परमाणु बम को वाशिंगटन DC में गिराने वाले हैं। मैकग्रूबर अपने साथियों को गाड़ी के पीछे बिठा देता है। उनके पास बहुत सारा हथियार और बम होता है। ये लोग कंठ को रोकने और उससे बदला लेने के लिए जाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर कर्नल जिम आता है लेफ्टिनेंट पाइपर के साथ।
कल मैक ग्रुबर ने उसके नाक को तोड़ दिया था जब वह उसकी टीम में शामिल होने के लिए आया था, और आज फिर इस बात को लेकर मैक ग्रुबर लेफ्टिनेंट पाइपर की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है। कर्नल जिम उसे ऑल द बेस्ट कहने के लिए यहाँ पर आया था। फिर वह बोलता है कि क्या तुम सही में लेफ्टिनेंट पाइपर को अपनी टीम में शामिल करना नहीं चाहते? मैक ग्रुबर बोलता है कि चाहता हूँ, पर गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं है। गाड़ी पूरी तरह से फूल है। फिर वह बताने लगता है कि वह कंट से मुकाबला करने के लिए गाड़ी में कितना बम और कितना हथियार लेकर जा रहा है। तभी उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है किसी बम की वजह से। मैक ग्रुबर दौड़ते हुए गाड़ी के पास जाता है और बोलता है कि दोस्तों तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? पर अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसके सारे दोस्त मारे गए थे। वह रोने लगता है और जोर से चिल्लाता है। फिर हम मैक ग्रुबर को देखते हैं कर्नल के ऑफिस में। अब उसके पास कोई टीम नहीं था जिसे लेकर वह कंठ के पास जाता उससे मुकाबला करने के लिए, इसीलिए कर्नल उसे इस केस से हटा देता है। मैक ग्रुबर बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, पर कर्नल उसकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। तभी लेफ्टिनेंट पाइपर वहां पर आता है कर्नल को ढूंढते हुए। मैक ग्रुबर उसे अपने टीम में शामिल होने को कहता है और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है, पर पाइपर उसके टीम में शामिल होने से इनकार कर देता है। मैक ग्रुबर अपने पैंट को उतार देता है और कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरे टीम में शामिल हो जाओ। इसका मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, पर पाइपर नहीं मानता। मैक ग्रुबर रोने लगता है और जब पाइपर को पता चलता है कि कंठ ने उसकी पत्नी को मार दिया था तो वह उसके टीम में शामिल होने के लिए मान जाता है। तभी वहाँ पर कर्नल आता है जो कि मैक ग्रुबर को बिना कपड़ों के देखकर चौंक जाता है और गलत समझ लेता है, जो कि गलत ही था। मैक ग्रुबर फटाक से कपड़े पहनता है। तभी पाइपर कर्नल को बताता है कि मैं भी अब मैक ग्रुबर के टीम में हूँ। कर्नल बोलता है कि दो लोगों की टीम नहीं होती। तभी वहाँ पर विकी आती है जिसे सब कुछ पता चल गया था। वह बोलती है कि मैं भी मैक ग्रुबर की टीम में हूँ और अब इन लोगों की टीम बन गई थी, इसीलिए कर्नल उन्हें मिशन में जाने का इजाज़त दे देता है। फिर ये लोग बियर बार में जाते हैं जिसका मालिक कंठ था। मैक ग्रुबर बिना किसी को कुछ बताए वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट कर देता है और बोलता है कि मैं कंठ को यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ। फिर वह अपना परिचय सबको देता है और अपना नाम बताता है और बोलता है कि अगर मुझसे किसी को मिलना हो तो कल दोपहर 2 बजे रेस्टोरेंट में आना। यह कहकर मैक ग्रुबर वहाँ से चला जाता है। यह बात पाइपर को पसंद नहीं आती। वह बोलता है कि तुम दुनिया की नज़रों में मर चुके थे और इस चीज़ का हम फायदा उठा सकते थे, पर अब वह तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। और होता भी ऐसा ही है। जब कंठ को पता चलता है कि मैक ग्रुबर जिंदा है तो वह अपने आदमी को उसे मारने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ मैक ग्रुबर विकी को अपने कपड़े पहनाकर रेस्टोरेंट में भेजता है और खुद गाड़ी से उस पर नज़र रखता है ताकि जब कंठ का आदमी वहाँ पर आए उसे मारने के लिए और उसे ना पाए तो ये लोग उस आदमी का पीछा करके उसके अड्डे तक पहुँच जाए। पर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि कंठ का आदमी उनके गाड़ी के ऊपर हमला करता है, जिससे डर कर हमारा हीरो जमीन में लेट जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी पाइपर गाड़ी स्टार्ट करके उस आदमी को जान से मार देता है। फिर ये लोग उस आदमी के गाड़ी की तलाशी लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा होता है और जीपीएस की मदद से ये लोग पता लगा लेते हैं कि सारा पैसा कहाँ से इकट्ठा हुआ है। सारा पैसा कंठ के क्लब से इकट्ठा हुआ था और इन्हें समझ में आ जाता है कि यह आदमी परमाणु बम के कोड का डील करने वाला था। और ये लोग गाड़ी के जीपीएस की मदद से उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर परमाणु बम के कोड का डील होने वाला था। वहां की सिक्योरिटी बहुत ही हाई होती है। तभी पाइपर मैक ग्रुबर को एक बंदूक देता है और उन्हें गोली मारने की बात कहता है तो हमारा हीरो मैक ग्रुबर बोलता है कि यह मेरा तरीका नहीं है। इसके बाद हमारा हीरो मैक ग्रुबर बिना कपड़ों के सिक्योरिटी गार्ड के सामने जाकर अजीब तरह का डांस करता है, जिसे देखने के बाद सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। इसी चीज़ का फायदा उठाकर पाइपर सारे सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार देता है। फिर ये लोग अंदर घुस जाते हैं और ऊपर से गुंडों पर नज़र रखते हैं। तभी विकी उस गुंडे का रूप लेकर बाकी गुंडों से डील करने के लिए जाती है, पर गुंडे उसे पहचान लेते हैं और उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं तो वह वहाँ से भाग जाती है, पैसों का बैग वहीं पर छोड़कर। पाइपर भी गुंडों के ऊपर गोली चलाने लगता है। गुंडे भी उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं। इसी बीच गुंडों का बॉस पैसों का बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर ये लोग मरे हुए गुंडों का फोन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तभी कर्नल जिम का कॉल आता है और हमारे हीरो मैक ग्रुबर को पता चलता है कि कंठ अपनी हवेली में पार्टी देने वाला है। हमारा हीरो बोलता है कि मुझे पता है और हम वहाँ पर जाने वाले हैं, पर कर्नल उसे मना कर देता है वहाँ पर जाने से और कहता है कि कंठ को पता नहीं है कि तुम अभी जिंदा हो और इस चीज़ का हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। पर कर्नल को क्या पता था कि मैक ग्रुबर ने अपने जिंदा होने का सबूत पहले ही भिजवा दिया था कंठ के पास। फिर हमारा हीरो मैक ग्रुबर विकी को लेकर पार्टी में जाता है। विकी वहाँ पर बाकी गुंडों पर नज़र रखती है और हमारा हीरो मैक ग्रुबर कंठ से मिलने के लिए जाता है।
वहाँ पर उसकी बेटी भी होती है जिसे वह उसकी गर्लफ्रेंड समझ लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। फिर हमारा हीरो कंट से X5 वॉरहेड के बारे में पूछता है तो वह बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इस बात को लेकर इनके बीच हल्की सी बहस हो जाती है। कंट अपने गुंडों को बुलाता है और हमारे हीरो मैकग्रूबर को घर से बाहर फेंकवा देता है। हमारा हीरो बोलता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। विकी भी पार्टी से बाहर निकल जाती। पार्टी के बाद कंट अपने सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि मैकग्रूबर पार्टी में कैसे घुसा। एक सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि सामने के दरवाजे से। कंट उसकी ईमानदारी से बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि मुझे ईमानदार लोग बहुत पसंद है। इसके बाद कंट उस सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार देता है और अब परमाणु बम एक्टिवेट करने का कोड भी कंट के पास ही था। रात में जब हमारा हीरो और लेफ्टिनेंट पाइपर एक दूसरे से बात करते हैं लेफ्टिनेंट पाइपर के घर के बाहर, तभी मैकग्रूबर पाइपर से माफ़ी मांगता है अपनी गलतियों के लिए। और जब पाइपर अपने हाथ धोने के लिए जाता है तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं। मैकग्रूबर उन्हें देख लेता है और ज़ोर से चिल्लाता है और लेफ्टिनेंट पाइपर की तरफ भागता है उसकी जान बचाने के लिए। और वहाँ पर पहुंचकर हमारा हीरो लेफ्टिनेंट पाइपर को आगे कर देता है गुंडों के सामने और खुद उसके पीछे छुप जाता है और अपनी जान बचाता है। गुंडे जितनी भी गोली चलाते हैं सारे गोली लेफ्टिनेंट पाइपर को लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी विकी घर से बाहर निकलती है। फिर ये लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर लेफ्टिनेंट पाइपर अभी तक मरा नहीं था क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर रखा था। वह मैकग्रूबर के ऊपर बहुत ही गुस्सा करता है क्योंकि उसने उसका उपयोग ह्यूमन शील्ड के रूप में किया। फिर वह गाड़ी से उतरकर वहाँ से चला जाता है। हमारा हीरो मैकग्रूबर विकी को उसके घर छोड़ देता है। तभी विकी देखती है कि मैकग्रूबर के पैर में गोली लगा है तो वह उसका इलाज करती है। इलाज करते समय हमारा हीरो और विकी एक दूसरे के इतना नज़दीक आ जाते हैं कि ये लोग इंटीमेट होने लगते हैं। तभी अचानक हमारा हीरो इंटीमेट होते हुए विकी को बेड में ही छोड़कर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसने केसी से वादा किया था कि वह किसी और लड़की के साथ कभी भी इंटीमेट नहीं होगा और उसने अपना वादा तोड़ दिया था। फिर वह गाड़ी लेकर कब्रिस्तान में जाता है और केसी से माफ़ी मांगता है और रोने लगता है। तभी वहाँ पर केसी की आत्मा आती है और उसे माफ़ कर देती है और बोलती है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर केसी हमारे हीरो मैकग्रूबर को किस करती है। हमारा हीरो मौका कहाँ छोड़ने वाला था, वह भी केसी के आत्मा को किस करता है। फिर ये लोग एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं और कब्रिस्तान में ही इंटीमेट होने लगते हैं, पता नहीं कैसे। वहाँ पर एक आदमी भी होता है जो कि मैकग्रूबर को देखकर समझ नहीं पाता कि आखिरकार वह कर क्या रहा है। फिर जब मैकग्रूबर विकी के घर जाता है तो वहाँ पर विकी नहीं होती। तभी कंठ का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि कंठ ने विकी को किडनैप कर लिया है। कंठ मैकग्रूबर को विकी से दूर रहने को कहता है और बोलता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। मैकग्रूबर बोलता है कि ठीक है। इसी बीच मैकग्रूबर कंठ का लोकेशन ट्रेस कर लेता है। इसके बाद वह अपने धारदार हथियार लेता है और लेफ्टिनेंट पाइपर के पास जाता है जो कि अभी भी गुस्से में था। मैकग्रूबर उससे माफ़ी मांगता है कल रात के लिए, पर लेफ्टिनेंट पाइपर उसे माफ़ नहीं करता और बोलता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ। फिर ये लोग कंठ के अड्डे में जाते हैं। वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही हाई होती है। हमारा हीरो मैकग्रूबर अपने धारदार हथियार से एक सिक्योरिटी गार्ड को जान से मार देता है और लेफ्टिनेंट पाइपर के साथ अंदर घुस जाता है। वहीं कंठ विकी के पास आता है एक टीवी लेकर ताकि वह भी परमाणु बम के ब्लास्ट को देख सके। उधर मैकग्रूबर और लेफ्टिनेंट पाइपर छुपते हुए कंट्रोल रूम में घुस जाते हैं। वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसे मैकग्रूबर जान से मार देता है। फिर वह कंट्रोल रूम के माइक से कंठ को बताता है कि वह कंट्रोल रूम में है और जब उसके सारे गुंडे वहां पर आते हैं उसे मारने के लिए, उससे पहले मैकग्रूबर और लेफ्टिनेंट पाइपर वहां से भाग जाते हैं और विकी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी एक गुंडा मैकग्रूबर को देख लेता है और उसके ऊपर गोली चलाने लगता है और अपने साथियों को बुला लेता है। उसके साथी भी उस पर गोली चलाने लगते हैं। ये लोग किसी तरह उनसे बचकर एक कमरे में घुस जाते हैं जिस कमरे में विकी होती है, जिसे देखकर ये लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी पीछे से एक गुंडा आता है जो कि इनके ऊपर बंदूक तान देता है और इन्हें कंठ के पास ले जाता है होती है। फिर कंठ बोलता है कि 4 मिनट में परमाणु बम वॉशिंगटन डीसी से टकराने वाला है, जिसके बाद वॉशिंगटन डीसी राख में मिल जाएगा। फिर कंठ मैकग्रूबर के बाल को काट देता है। इस पर मैकग्रूबर को बहुत ही गुस्सा आता है और वह अपने धारदार हथियारों का उपयोग करके सारे गुंडों को मार देता है। एक गुंडा उसके ऊपर बंदूक तान देता है। तभी लेफ्टिनेंट पाइपर ठीक मैकग्रूबर की तरह कपड़े उतारकर अजीब तरह का डांस करता है जिससे गुंडे का और कंठ का ध्यान भटक जाता है। तभी विकी उस गुंडे पर हमला करके उसे जान से मार देती है। उसका बंदूक मैकग्रूबर उठा लेता है और कंठ के ऊपर तान देता है। कंठ बोलता है कि तुम तो बंदूक का यूज नहीं करते थे। मैकग्रूबर बोलता है कि हाँ, मैं अभी भी बंदूक का यूज नहीं करता हूँ। इसके बाद मैकग्रूबर कंठ को एक लोहे के पाइप से बांध देता है
और अब 2 मिनट में परमाणु बम वाशिंगटन डीसी से टकराने वाला था। पर इस बात का टेंशन ना लेते हुए हमारा हीरो मैकग्रुबर सबसे पहले विकी को शादी के लिए प्रपोज करता है। और जब विकी हाँ बोलती है, इसके बाद हमारा हीरो मैकग्रुबर रॉकेट को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है। रॉकेट के अंदर बहुत सारा तार होता है और जब हमारे हीरो मैकग्रुबर को समझ में नहीं आता कि रॉकेट को कैसे डीएक्टिवेट करना है, तो कंठ बोलता है कि तुम हार गए। पर हमारा हीरो मैकग्रुबर बोलता है कि नहीं, मैं नहीं हारा हूँ। इसके बाद हमारा हीरो मैकग्रुबर परमाणु बम के वॉरहेड को बाहर निकाल लेता है और बाद में लोकेशन ट्रेस करने वाले मशीन को, जिसके चलते रॉकेट अब 1 मिनट में यहीं पर ब्लास्ट होने वाला था। मैकग्रुबर, विकी और लेफ्टिनेंट पाइपर तीनों दौड़ते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ मिशन कंप्लीट हो जाता है और कंठ भी मारा जाता है और हमारे हीरो मैकग्रुबर का बदला भी पूरा हो जाता है। अगले सीन में हमें मैकग्रुबर और विकी की शादी दिखाई जाती है। वहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं, कर्नल जिम, लेफ्टिनेंट पाइपर और बाकी सभी लोग। तभी वहाँ पर कंठ आता है, जो कि अभी भी जिंदा होता है। वह रॉकेट से मैकग्रुबर के ऊपर हमला करता है। मैकग्रुबर कंठ को देख लेता है और विकी को लेकर स्टेज से नीचे कूद जाता है, जिसके चलते उसकी जान बच जाती है। पर पादरी की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी कंठ मैकग्रुबर के पास आता है। फिर इन लोगों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हमारा हीरो मैकग्रुबर कंठ को खाई में फेंक देता है, जिसके चलते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अंत में मैकग्रुबर उसके ऊपर रॉकेट से हमला करता है ताकि उसके जिंदा बचने की कोई भी संभावना ना हो। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर दोस्तों मूवी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।